सम्राट के आदेश पर रागिनी भी उसके कक्ष पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि सम्राट बीच में एक आसन पर बैठे हुए थे। उनकी दाएं तरफ रियान और बाएं तरफ एक और बहुत ही शालीन युवक बैठा हुआ था। सम्राट और रियान के इतने करीब बैठने से उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, ये जरूर दूसरा राजकुमार ही होना चाहिए जो साम्राज्ञी के जन्मदिन पर उपस्थित नहीं था। वो वहां दरवाजे पर ही पहुंची थी। उसके पीछे से रुआनिका भी आ गई। दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली, मगर ऐसा बर्ताव किया जैसे दोनों बिल्कुल अजनबी हों। दोनों एक ही साथ अंदर प्रवेश करके सम्राट के सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। सम्राट अपना हाथ दिखा के दोनों को अपना स्थान ग्रहण करने का आदेश देते हैं। रुआनिका सीधा मुस्कुराते हुए सूर्य की कुर्सी के बगल में बैठ गई। बैठने के बाद उसने एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ सूर्य को देख रही थी। वो मुस्कान देख के सूर्य को ऐसा लग रहा था जैसे रुआनिका उसका मजाक उड़ा रही हो। बदले में सूर्य ने भी उसे एक स्माइल पास कर दी, मगर वो मन ही मन जानता था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। मन तो उसका कर रहा था कि वो अभी इस लड़की का गला घोंट दे। रुआनिका ने सूर्य के बगल में बैठ जाने के बाद रागिनी के पास रियान के बगल में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त वो अपनी नाखुशी बिल्कुल भी नहीं जता सकती थी। वो भले ही रियान के बगल में बैठी थी, लेकिन उसने एक भी बार उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। सम्राट ने आसपास फैले इस अजीब माहौल को दूर करते हुए कहा, दूसरे भाई, खुशी है कि तुम भी साम्राज्य में लौट आए। अब जब लौट ही आए हो तो अपनी छोटी भाभी से भी मिल लो। सम्राट ने सूर्य और रागिनी से परिचय कराते हुए कहा। रागिनी और सूर्य की नज़र एक पल के लिए आपस में मिली। रागिनी ने अपनी आंखों में वही मासूमियत वाली छवि बनाए रखी, मगर वो अंदर से उसका पूरा आकलन कर रही थी। रागिनी ने एक बात महसूस की, सम्राट के रवैये में सूर्य और रियान के साथ बर्ताव में थोड़ा अजीब महसूस हुआ। रियान के खुशी के मुताबिक सूर्य के आने पर उन्होंने काफ़ी कम खुशी व्यक्त की। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हों। वो इस राजमहल के अजीब व्यवहार और रिश्तों से काफ़ी परिचित थी, इसलिए उसे समझने में देर नहीं लगी। वही सूर्य ने जब रागिनी को देखा तो उसके होठों पर एक पल के लिए व्यंग्य दिखाई दिया, जिससे कि उसने उसी पल छुपा लिया। वो मन ही मन बोला, हूँ इतनी बदसूरत और मूर्ख लड़की, वो भी मेरी भाभी। रागिनी की मासूम मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल एक मूर्ख ही है। रागिनी को देख के सूर्य के मन में काफ़ी संतोष हुआ। उसके नज़र में रियान का विवाह ऐसी मूर्ख लड़की से हुआ, ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद था, क्योंकि अगर रियान की पत्नी किसी शक्तिशाली राजघराने या कबीले की चालाक और शक्तिशाली लड़की होती तो बाद में उसका पद और भी ऊंचा हो जाता। रियान ने उसकी हर एक अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से देखी थी। वो बिल्कुल सटीक बता सकता था कि सूर्य अभी क्या सोच रहा है। रियान ने रागिनी का भी अभिनय देखा। रागिनी को देखते वक्त अप्रत्याशित रूप से उसकी नज़रें बहुत ही गर्म और देख रेख करने वाली हो गए थे। इस बात का अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। रियान के एक पल के लिए रागिनी को देखते वक्त आंखों में हुआ स्नेह भरा बदलाव सम्राट की नज़रों से नहीं छुप पाए। सम्राट उसकी ऐसी नज़र देखकर मन में बोले, अद्भुत। वही रुआनिका से ये शांति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो सम्राट को देखते हुए बोली, सम्राट भाई, क्या आपने हम सभी को यहाँ मौन धारण करने के लिए बुलाया है? आप हमें यहाँ बुलाने का कारण क्यों नहीं बताते? ऐसे समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? रुआनिका की इस बात पर एक पल के लिए सम्राट भी झेप गए। वो अपनी इस बहन को कैसे भूल सकते थे जो कहीं भी कुछ भी बोल देती थी। सम्राट ने अपना गला खराशते हुए कहा, आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है। शिकार जंग कुछ समय के लिए टाल दिया गया, इसलिए यदि आप सभी की इच्छा हो तो अपने अपने महल वापस जा सकते हैं। बस सम्राट का इतना कहकर चुप हो गए। सम्राट के चुप होते ही रुआनिका बोली, बस इतना ही? ये तो आप हमें दासियों के जरिए भी बता सकते थे। सम्राट ने भी उसे देखकर कहा, हाँ बस इतनी ही बात, अब तुम जा सकते हो। रुआनिका खड़ी हुई, फिर रागिनी के पास जाकर बोली, छोटी भाभी आप भी चलिए। रागिनी उसे थोड़ा घूर कर देख रही थी, मानो कह रही हो, सम्राट ने तुम्हें जाने को कहा है, बेवकूफ़ लड़की, मुझे नहीं। रुआनिका बिना किसी चिंता के उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, भाभी अब सम्राट इन लोगों से राजनीतिक की बातें चिंतित डिस्कशन करेंगे, उसमें भला हम दोनों का क्या काम। अब जब रुआनिका ने इतना खुल के कह दिया था तो रागिनी भी मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और वहाँ से निकल गई। असल में बात यह थी, रुआनिका को पहले से पता था कि सम्राट उन दोनों से क्या बात करने वाले हैं और सूर्य इस वक्त वही था, तो रागिनी से बिना किसी शक हुए बात करने का सबसे अच्छा मौका यही था। कक्ष के बाहर निकलते ही रुआनिका ने चुपके से उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ाई और बिना कोई बात किए मुस्कुराते हुए निकल गई। रागिनी भी चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और पर्ची खोलकर देखी तो उसमें लिखा था, आधी रात को जंगल के किनारे वाली नदी पे मिलते हैं।
मेरे पास एक बहुत ज़रूरी खबर है। रागिनी ने उस संदेश को पढ़ने के बाद तुरंत उसे जला दिया। ये उसकी बहुत पहले की आदत थी, वो कभी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ती थी। रागिनी अपने कमरे में उस संदेश को जलाने के बाद अपने पलंग पर बैठकर सोचने लगी। न जाने क्यों उसे ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं। अचानक से इस तरह शिकार जंग को टाल देना। शिकार जंग हर साम्राज्य में आयोजित हुआ करता था और उसकी तारीख पहले से ही तय होती थी। हर साल एक ही तारीख पे इसे आयोजित किया जाता था, इसलिए इसे टालना उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो इसके पीछे का कारण जानना चाहती थी, क्योंकि उसके अनुमान से इसके पीछे ज़रूर कोई न बड़ा कारण होना चाहिए। रागिनी ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि फ़िलहाल तो वो बिन्नी के खाना लाने का इंतज़ार कर रही थी। रागिनी बिन्नी के बारे में सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। रागिनी ने तुरंत जाके दरवाज़ा खोल दिया और उससे खाना ले लिया और अंदर चली गई। रागिनी बिन्नी को देखकर बोली, तुम अब जाकर आराम कर लो, हम लोग कल दक्षिणी महल वापस जा रहे हैं। बिन्नी थोड़ी चिंतित होते हुए बोली, लेकिन मालकिन, खाना खाने के बाद मैं थाली किसी और दासी को दे दूंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। रागिनी की बात सुनकर विन्नी ठीक है कहकर जाने के अलावा कुछ और नहीं कह सकती थी। विन्नी के जाने के बाद रागिनी ने अपना पूरा खाना ख़त्म किया। वैसे शाही महल का खाना उसके खुद के महल से काफ़ी स्वादिष्ट था, मगर अब ये शायद उसका आखिरी भोजन भी हो सकता था। शाही महल का न जाने वो दोबारा यहाँ कभी आएगी या नहीं। खैर, खाना खाने के बाद उसने अपनी थाली एक दूसरी दासी को देकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अपने कमरे की खिड़कियाँ भी बंद कर ली, फिर अपने स्नान कक्ष में नहाने चली गई। नहाने के बाद जब वो बाहर आई तो बिल्कुल किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह लग रही थी। जो लोग रागिनी को बदसूरत कहते थे, अगर उसके इस रूप को देख ले तो शायद पागल ही हो जाए। नहाने से उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। उसने एक काले कपड़े का सेट निकाल कर पहन लिया। इन कपड़ों को पहनने के बाद ये बताना मुश्किल था कि वो लड़का है या लड़की, जब तक कोई उसका चेहरा ना देख ले। रागिनी एक किताब निकाल कर पढ़ने लगी। किताब को पढ़ते पढ़ते वह काफ़ी समय हो गया। तब उसने वापस उस किताब को उसकी जगह पर रख दिया, फिर अपने चेहरे पर नकाब लगाया और चुपके से अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकल गई। पलक झपकते ही वो शाही महल के सैनिकों को चकमा देकर गायब होगी। वो हवा की भी तेज से स्पीड से गायब होगी। जंगल यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन 2 घंटे के लगातार सफ़र के बाद रागिनी आखिरकार जंगल पहुँच गई। उसने अपनी चाल धीमी कर दी। वो जैसे ही थोड़ी अंदर गई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा। भले ही रागिनी अभी बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसके पास अनुभव था, जिस आधार पर वो ऐसा उसे लग रहा था कि कोई उस पर नज़र रखे हुआ है। शायद काफ़ी वक्त से उसका कोई पीछा कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही महसूस नहीं हुआ। अगर ऐसा था तो अवश्य उसकी शक्ति स्तर काफ़ी ऊंचा होगा, तभी तो रागिनी उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाई। जंगल के अंदर पूरी तरह का माहौल शांत था। रागिनी बिना किसी आवाज़ के चल रही थी। उसने अचानक ही उस दिशा बदल दी। रुआनिका ने जिस जगह उसे बुलाया था वो उसकी दिशा की उल्टी थी, क्योंकि अगर वाकई कोई उसका पीछा कर रहा था तो अगर ऐसे में वो तय किए गए जगह पर पहुंच जाती तो दोनों ही पकड़ी जाती। रागिनी अचानक ही उसके आगे जाके छुप गई ताकि वो व्यक्ति सामने आ सके, मगर शायद उसने सामने वाले की ताकत को कम आंका था। काफ़ी वक्त बीत गया मगर कोई सामने नहीं आया। उसका 2 ही मतलब हो सकता है, या तो सिर्फ उसका भ्रम था या फिर कोई पीछा करने वाला सामना आना ही नहीं चाहता था। ऐसी स्थिति में रागिनी ने खुद को उजागर कर दिया था, क्योंकि उसकी ऐसी चाल चली, इसका मतलब अब उस व्यक्ति को भी पता चल गया होगा। रागिनी ने उसे महसूस कर लिया है। रागिनी बाहर निकलने ही वाली थी, तभी पीछे से एक तीर उसकी तरफ आया। वो जड़ से पीछे हट गई। अगर एक पल की भी देरी होती तो ये तीर उसके दिल के आर पार हो जाता। शायद उसे एक पल का भी मौका नहीं मिलता उसे की जान बचाने को। रागिनी अपने आसपास को देखती है, तभी एक नौजवान उसके सामने प्रकट हो जाता, मगर जैसे ही रागिनी ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य नजर आने लगा। वो धीरे से बुदबुदाई, राजकुमार शौर्य। उसके मन में हजारों ख्याल एक साथ चलने लगे। क्या इन्हें मेरी असलियत पता चल गई है? ये कब से मेरा पीछा कर रही? रागिनी ने अपने ख्यालों को झटका और वहां से भागने लगी, क्योंकि राजकुमार शौर्य से लड़ने के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी से बढ़कर कुछ नहीं था। चाहे रागिनी कोई भी पैतरा आजमा ले, वो अपनी 9वें स्तर की शक्तियों से उसकी शक्तियों के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगी। इसलिए उसने भागने का उपाय चुना। रागिनी अभी 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ पाई। उसकी पीठ से कुछ टकराया और उसके मुंह से खून बाहर निकल गया। उसने तुरंत खून अपने मुंह से ज़मीन पर उगल दिया। जब उसने पीछे देखा तो राजकुमार शौर्य की आंखों में व्यंग्य साफ नजर आ रहा था। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर इतनी आसानी से बच सकती हो? ये कहते वक्त उसके होठों पर मुस्कान बहुत ही दुरुस्त थी, जो मानो रागिनी की हालत का मजाक उड़ा रहे हो।
राजकुमार शौर्य ने अपने हाथों से इशारा किया, जिससे एक सफ़ेद रोशनी निकली और रागिनी खुद ब खुद जमीन से हवा में उठ गई और एक विशाल पेड़ से टकराई। पेड़ से टकराने के कारण उसके सिर से खून निकलने लगा। राजकुमार शौर्य अपनी इस निर्दयता के लिए तो जाने जाते थे। कोई अगर एक बार उसके हाथ चढ़ जाए तो कोई सवाल पूछने से पहले सज़ा अधमरा कर देते थे। इसी कारण से तो सब उससे इतना खौफ खाते थे। उसके हाथों पकड़े जाने पर जिंदा बचना लगभग नामुमकिन ही था।